नमस्कार प्रशिक्षुओं। पिछले वीडियो में हमने आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और पिछली वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन को, जो कि पेपर 4 है और ज़्यादा अगर डिटेल में देखें तो वो है 4th सेमेस्टर का, चतुर्थ सेमेस्टर का एडू 8 यानी पेपर 2 शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, जिसके अंतर्गत खंड ब जिसकी हेडिंग है प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण और उनकी भूमिका, जिसमें आपके पास 3 मेजर टॉपिक्स हैं। 3 मेजर टॉपिक कौन से हैं? राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, दूसरा है राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण और तीसरा है स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। तो सबसे पहले हम खंड बा के पहले पार्ट पर जाते हैं, जो कि है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एनसीटीई के बारे में। क्लियर है प्रशिक्षुओं? तो खंड ब के अब पहले पार्ट के सेकंड सब टॉपिक, मेजर टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, जिसके अंतर्गत अब हम सेकंड सब टॉपिक लेंगे एनसीटीई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। कई जगह इसे और क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अब एनसीटीई शॉर्ट में हम इसको अगर लिखे तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। रा शी प, रा अध्यापक, अ शी प। ठीक है। आवश्यकता, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? एनसीटीई की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो 1973 में प्रशिक्षुओं, 1973 के पूर्व एनसीटीई अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। एनसीटीई का सचिवालय एनसीईआरटी के अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थित था। शैक्षणिक क्षेत्र में अपने प्रशंसनीय कार्य के बावजूद, ठीक है, तो एनसीटीई 1973 से पूर्व भी था और कार्य क्या करता था? शिक्षक शिक्षा से संदर्भित सभी कार्य करता था। उसका सचिवालय या कार्यालय कहाँ पर था? एनसीईआरटी का शिक्षा विभाग। तो उसने बहुत से प्रशंसनीय कार्य इस टेन्योर में किए, लेकिन इसके बावजूद अध्यापकों की शिक्षा में मानकों को बनाए रखना और मानक आधारित नहीं ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकना, ये जो इसका कार्य था प्रमुख था। इस कार्य को करने में वह विफल रही बहुत अच्छी तरह से। इस कार्य को वो, हालांकि कहते हैं कि उसने किया, मगर फिर भी आशातीत नहीं किया, मानक के अनुसार नहीं किया। इसलिए क्या हुआ प्रशिक्षुओं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और उनके अधीन कार्य योजना में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को सर्वथा दुरुस्त करने के लिए पहले उपाय के रूप में सांविधिक दर्जे और अपेक्षित संसाधनों से युक्त एनसीटीई की कल्पना। ठीक है। तो क्यों ये संकल्पना में आई? इसलिए कि ये क्या करे? अध्यापक शिक्षा प्रणाली में सुधार करे। ठीक है। और इसके लिए पहले इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसके बाद इसको संसाधन उपलब्ध कराए गए और फिर ये संवैधानिक निकाय के रूप में कार्यरत हुए। ठीक है। तो एक एनसीटीई एक सांविधिक
निकाय के रूप में एनसीटीई अधिनियम, कौन से अधिनियम के तहत, 1993 के अधीन, 1993 का 73वां अधिनियम एनसीटीई 17 अगस्त 1995 से अस्तित्व में फुल फ्लेज्ड फॉर्म में कार्य में आई। ठीक है, बहुत क्लियर है। एक संवैधानिक निकाय के रूप में एनसीटीई अस्तित्व में कब आई, 17 अगस्त 1995 से। अतः इसका कार्य क्या हुआ, न्यूनतम सुविधाओं की प्राप्ति, प्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या पर विचार, शिक्षा का विस्तार और शिक्षकों की शिक्षा के लिए एनसीटीई की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य था संपूर्ण भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करें। पहले नियोजित करें और उसके बाद समन्वय स्थापित करके उसका विकास करें। अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण में मानदंडों और मानकों विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप में बनाए रखना और तत्संबंधी विषय है। एनसीटीई के इसलिए कार्य पढ़ लें, कार्य जान लें हम लोग। तो सबसे पहला कार्य है इसका, देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी। बहुत आसान है। नेक्स्ट पर चले। शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम प्रशिक्षण किसी भी श्रेणी के लिए नियोजित करने में दिशा निर्देश देना, ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकों और मानदंडों का निर्धारण। देखिए, शिक्षक शिक्षा संस्थान कौन है, इस वक्त डीएलएड प्रशिक्षु आप जहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपका संस्थान क्या है, शिक्षक शिक्षा संस्थान है। उसके मानक और मानदंडों का, जो आप कहते हैं कि शिक्षक हमें ये कहा जा रहा है, ये करने को कहा जा रहा है, इतने देर तक रुकने के लिए कहा जा रहा है, ये गणवेश पहनने के लिए, ये सारे मानक किसने बनाए, कॉलेज वालों ने नहीं बनाए, संस्थान वालों ने नहीं बनाए, उन्हें दिशा निर्देश किसने दिया, एनसीटीई ने दिया। यहाँ का जो पाठ्यक्रम लागू हुआ है डीएलएड का, ये किसने उन्हें दिशा निर्देश दिया है या उन्हें उपलब्ध किसने कराया है, एनसीटीई के निर्देशानुसार ही एससीईआरटी ने आपको उपलब्ध कराया है। ठीक है, तो शिक्षक शिक्षा संस्थान जिसमें आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका के महाविद्यालय का नाम हो, उसके मानकों और मानदंडों का निर्धारण। सबसे पहले उन्हें एफिलिएशन इसी बेसिस पे मिला होगा कि ये मानक आप पूरा कीजिए। आपके यहाँ 100 बच्चों के बैठने की या 50 बच्चों के बैठने का स्थान हो, आपके यहाँ फर्नीचर्स हो, आपके यहाँ पानी पीने की सुविधाएं उपलब्ध हो, आपके यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगा हो, आपके यहाँ इतने लर्निंग कॉर्नर्स हो, आपके यहाँ इतने किट और उपकरण या कंप्यूटर लैब हो। तो ये सारे मानक किसने बनाए, एनसीटीई ने बनाए। और आपके शिक्षा संस्थानों को आपको यहाँ बुलाने से पहले उन मानकों को पूर्ण करना होता है। उन मानकों को पूर्ण करने के लिए उन्हें एनसीटीई को ये सारे ब्यौरे प्रेषित भी करने होते हैं, तथा और जब वो एनसीटीई की टीम आकर निरीक्षण करती है तो उन मानदंडों पर उन्हें खरा भी उतरना पड़ता है, तब जाकर आपका एडमिशन वहां पर लेने के लिए वो संस्थान एलिजिबल होते हैं। समझ गए। तो शिक्षक नेक्स्ट है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं संबंधी मानकों का निर्धारण। आपको डीएलएड में प्रवेश किस बेसिस पे मिले, आपके अंदर क्या न्यूनतम अर्हता हो, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके मानदंड कौन बनाएगा, एनसीटीई बनाएगी।
फिर आप जब यहाँ से प्रशिक्षण कोर्स कर लेंगे, उसके बाद आपकी जब भर्ती होगी तो कौन सी परीक्षा देंगे, यूपी टेट देने के बाद आपकी भर्ती होगी, तो उसके मानक भी कौन बनाएगा, एनसीटीई बनाएगी। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे यूपी टेट संबंधी यूपी टेट के मानक कौन निर्धारित करेगा, एनसीटीई। इस तरह की परीक्षाओं और पाठ्यक्रमों, उसका पाठ्यक्रम, उसकी परीक्षा कब करानी है, उसका प्रशिक्षण, इन सबकी योजनाओं में प्रवेश आपको किसके निर्धारण से मिलेगा, एनसीटीई। नेक्स्ट है मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जो ट्यूशन फीस ली जाती है, जैसे लिखा आ जाएगा डीएलएड जहाँ से आप कर रहे हैं, तो यहाँ के संस्थान को लेटर इशू कर दिया जाएगा कि आपको इतनी ही फीस इनसे लेनी है, इससे ज्यादा आप फीस ना लें और अन्य शुल्क ना लें। तो इसका दिशा निर्देश भी कौन देगा, उन संस्था, आपकी संस्था को कौन दिशा निर्देश दे रहा है। अगर आपकी संस्था मान्यता प्राप्त है तो वहाँ निर्देश, वहाँ जो भी कार्य हो रहा है वो किसके निर्देशानुसार हो रहा है, एनसीटीई के निर्देशानुसार। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इनोवेशन और रिसर्च, अनुसंधान को बढ़ावा देना। बिल्कुल, जो भी नवाचार आए, कोई कुछ नया ला रहा है, अगर वो प्रगतिशील है, अगर वो फायदेमंद है, लाभदायक है, उससे कुछ सुधार हो रहा है, उस रिसर्च से कुछ आगे गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, तो उसको बढ़ावा देना एनसीटीई का कार्य है। मात्र उसे बढ़ावा ही ना देना, उसे संचालित करना भी, शिक्षा और उसके परिणामों का प्रसार भी करना। तो अगर शिक्षा में कोई नवाचार आया, नए ट्रेंड्स आए, तो उनका स्वागत किया जाता है एनसीटीई के द्वारा, तथा उसका प्रसार भी किया जाता है एनसीटीई के द्वारा, तथा उसका संचालन भी किया जाता है एनसीटीई के द्वारा। समय समय पर परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशा निर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की समीक्षा करें और मान्यता प्राप्त संस्थानों को उपयुक्त सलाह दें। तो मात्र मानदंड निर्धारित कर देने से काम नहीं चलेगा। मैंने ये मानदंड निर्धारित कर दिया, मैंने ये दिशा निर्देश, मैं एनसीटीई के जगह पर कह रही हूँ, मैं मतलब एनसीटीई, तो एनसीटीई ने निर्धारित कर दिया मानदंड और दिशा निर्देश दे दिया, इससे ही काम नहीं चलेगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा, समय समय पर उसकी कार्यान्वयन की समीक्षा भी करनी पड़ेगी। उन्हें वहां जाकर किस स्तर तक, कितने % तक ये क्रियान्वित हुआ, और अगर नहीं क्रियान्वित कर पा रहे हैं तो कठिनाई क्या आ रही है, तो उनको उपयुक्त सलाह भी दे। ठीक है, बहुत ही क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है मान्यता प्राप्त संस्थानों। अब आपकी संस्था अगर मान्यता प्राप्त है तो उनकी जवाबदेही बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रदर्शन, मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड एवं तंत्र विकसित करना। ठीक है, तो यहाँ की मूल्यांकन प्रणाली क्या होगी, उसके मानदंड क्या होंगे, तो इसके लिए एक सिस्टम का विकास करना। ठीक है, ताकि संस्था जो है वो अकाउंटेबल हो। अगर वो ये कार्य नहीं कर रही है, जैसे अगर आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस आया, पहले नहीं था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आया, तो भाई अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं भेजी जा रही है तो ये आपकी संस्था की जवाबदेही जो होगी, उस पर वो संज्ञान लेंगे, और संज्ञान लेने के बाद देखेंगे क्या कठिनाई आई है, उसके लिए फिर कुछ तंत्र बनाएंगे, कुछ तंत्र विकसित करेंगे, ताकि समय समय पर हम जान सके कि ऐसा वहाँ हो क्या रहा है, और अगर नहीं हो रहा है, कोई चीज नहीं लागू हो रही है, तो क्यों नहीं लागू हो रही। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसी में शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम। जी हाँ, ये बहुत कठिन, बहुत ही बर्निंग इशू है, बहुत ही ज्वलंत समस्या है हमारे यहाँ आजकल। शिक्षकों का व्यावसायीकरण
हो चुका है या हो रहा है कई जगह, तो उसको ज़रूर रोकना। ये रोकने के लिए एनसीटीई को कार्य दिया गया है। ऐसे अन्य कार्य एनसीटीई करते हैं जो भी केंद्र सरकार उसे सौंपे। ठीक है, तो इस तरह के और भी कार्य एनसीटीई को, ऐसे ही बहुत नंबर ऑफ लिस्ट बहुत ज़्यादा है, मगर आपके एग्जाम से संबंधित इतना काफ़ी है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको एलोंगेट ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अभिकरण हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।